हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को देखेंगे और फॉर्म भरना सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हो सकता है आपके सामने भी ये समस्या आ जाए या फिर आपको मालूम ही ना हो, कोई गलत तरीके से डाटा फॉर्म में फिलअप कर दे और फॉर्म आपका आगे चल के रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, एक यहाँ पे समस्या आ रही है। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि इनवैलिड डेट इंटर करेंट सेशन डेट इट शुड बी आफ्टर 1/7/2023। इस तरीके की समस्या आ रही है। जब भी करिए कि वो लॉगिन करके, अब चूंकि लॉगिन करने का प्रोसेस मैं आपको हर एक वीडियो में बताऊंगा नहीं, अगर आपको नहीं मालूम है लॉगिन करना, चूंकि सभी बच्चों को मालूम होगा। ठीक है, लॉगिन करके आप जैसे ही पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक एक करके मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में आएंगे तो उसमें तो आपको कुछ करना नहीं होता है। आपको करना होता है जो शैक्षणिक वाला ऑप्शन होता है वहाँ से। देखिए, अभी थोड़ा सा सर्वर डाउन है और नेटवर्क की भी समस्या है, तो थोड़ा थोड़ा धीमे खुल रहा है। तो इसमें चूंकि आप देखिए कभी कभी सर्वर की समस्या रहती है तो धीमे खुलता है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि हाँ नहीं खुलेगा, या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैक करने लगते हैं बार बार। देखिए यहाँ पे इनका आ रहा है इनवैलिड डेट इंटर करेंट सेशन डेट इट शुड बी आफ्टर 1/7/2023। इस तरीके की समस्या आ रही है। अब जब स्टूडेंट के सामने समस्या आ जाती है तब वो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर मेरा भर दीजिए। और आपने देखा होगा लगभग मैंने आपको मैसेज भी किया था, हर वीडियो के नीचे मैं आपको देता भी हूँ कि स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए व्हाट्सएप करें। और लगभग डेली 50-60 बच्चों का फिलअप हो रहा है। और चूँकि इतना समय लग जाता है, काफ़ी सारे बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं, फिर NPCI नहीं रहता है, फिर बीच में छोड़ना पड़ता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैंने आज की बात करें तो लगभग 35 से 40 फॉर्म भरे गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ नहीं करना होता है, शैक्षणिक वाले में आपको फिलअप करना होता है। तो शैक्षणिक वाले से इनकी दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। बैंक वाला ऑप्शन आपके में नहीं आएगा। हो सकता है आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो बैंक वाला ऑप्शन आपके में नहीं आएगा। इसके स्थान पे एक निजी का ऑप्शन आएगा। तो पिछला वीडियो आप जाकर के देखेंगे, उसमें निजी वाला ऑप्शन है, वो उसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। बैंक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब कि आपका जो पैसा है डायरेक्टली आधार कार्ड की सहायता से भेज दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। इसमें आपको घबराना नहीं है कि मेरा बैंक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जिनके में आ रहा है वो चाहे तो अपना बैंक अकाउंट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। शुल्क संबंधित में जो भी आपको फीस करिए कि कॉलेज में जितनी फीस लगी है। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए कि जो फीस है, मतलब कि फीस रसीद है, वही डाटा फिलअप कर देते हैं। फीस रसीद में पता चलता है कि जो आपका ट्रांजैक्शन, जो फीस मतलब कि फीस रसीद में सारे पैसे रहते हैं कि हाँ आपका मान लीजिए कि 10,570 जमा हुआ है, पता चले कि 70 रुपये आपका ट्रांजैक्शन चार्ज हो, तो उन सारी चीज़ों को आपको फिलअप नहीं करना होता है। एक बार आप कॉलेज से कंफर्म जरूर कर लेंगे कि हम फीस वाले ऑप्शन में क्या भरे, कितना भरे, तभी आपको फीस वाला डाटा करिए कि फिलअप करना होता है। अदरवाइज आप गलत तरीके से फिलअप कर देंगे तो यहाँ से हो सकता है कि आगे चल के आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म जब स्टेटस वेरीफाइड स्टेटस मतलब कि रिलीज किया जाए तो उसमें रिजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, फिर गत वर्ष की बात करें तो देखिए गत वर्ष में क्या भरना होता है। गत वर्ष में बहुत नॉर्मल से डाटा, आपके प्रीवियस ईयर के डाटा कि आप पास है कि फेल है। पास है तो मान लीजिए कि कितने में कितना आपने पाया है, वही सारी चीज़ें भरनी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं भरना होता है। अभी मैं आपको इनवैलिड वाली ये जो समस्या आ रही है इसका समाधान बता देता हूँ किस तरीके से इसका समाधान होगा। ठीक है, पहले गत वर्ष वाले में देख लीजिए कि गत वर्ष वाले में आपको क्या क्या भरना होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आएगा पास होंगे आप तो पास भरना है, नॉर्मल सभी को मालूम है। बैक है आपके अगर कोई 1 2 3 4 सब्जेक्ट में तो आपको प्रमोटेड विथ मार्क्स भरना है। अगर रिजल्ट नहीं आया है, एक सेमेस्टर का आ गया है, एक सेमेस्टर का नहीं आया है, या फिर दोनों सेमेस्टर का नहीं आया है, तो इस केस में आपको रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर्ड ऑप्शन चूज करके स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर देना है। लेकिन जब आप तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट यानी कि सबमिट मतलब कि फुल सबमिट नहीं माना जाएगा, कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसके लिए जब आपको करेक्शन की डेट आएगी और उससे पहले आपका तब तक रिजल्ट आ जाएगा तो आपको करेक्शन करा करके पूरा डाटा, पूरा मार्क्स वगैरह, मतलब कि पास वाला ऑप्शन चूज करके, या फिर बैक लगी होगी तो ये दूसरा ऑप्शन चूज करके फिर से आपको कहिए कि अपना फिर से फॉर्म सबमिट करना होता है। ठीक है, मतलब कि आपको करेक्शन कराना पड़ता है अगर आप तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं तो चूंकि ये पास है। अब देखिए पास है तो इनका सेमेस्टर प्रणाली चलता है। ठीक है, अगर जो भी आपका वार्षिक प्रणाली, अब चूंकि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं, सेमेस्टर प्रणाली आप चूज कर लें क्योंकि इनका सेमेस्टर वाइज है। वार्षिक मतलब आपका बोर्ड का जो एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी का, एक साल में एक ही बार होता है। सेमेस्टर मतलब हर 6 महीने पे। फिर गत वर्ष की करिए कि अंक प्रणाली, CGPA, जितने बच्चों का सेमेस्टर प्रणाली है उनका CGPA, SGPA आपको नहीं चूज करना है, यहाँ पे CGPA चूज करना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो गत वर्ष का प्राप्तांक में आपको क्या भरना है। मान लीजिए कि आपका CGPA फॉर्म में आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट पे आपको लिखा होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल आपका रिजल्ट आता है कि 500 में आप 300 पा गए, या फिर 600 में आप 400 पा गए, जितना भी पा गए, तो प्राप्तांक में लिख देना है कि हाँ मैंने 400 पाया, मतलब 400, और टोटल पूर्णांक कितना था 600 का। लेकिन अगर आप CGPA प्रणाली चूज करते हैं CGPA वाले में, तो इसमें आपको क्या करना होता है, प्राप्तांक में आपको जो CGPA रहता है, मान लीजिए 2 सेमेस्टर है, मान लीजिए ये सेकेंड ईयर के लिए भर रहे हैं या फिर जिस भी ईयर के लिए भर रहे होंगे, तो दोनों सेमेस्टर का आपका CGPA जोड़ के उसको डिवाइड बाई 2 कर देना होता है। मान लीजिए कि एक में 7 है, दूसरे में भी 7 है, तो 7 7 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि
7 आ जाएगा, उसका 7 आ जाएगा, तो 7 आपका प्राप्तांक रहेगा और पूर्णांक में आपको हमेशा 10 भरना होता है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब गत वर्ष का प्रतिशत यानी कि परसेंटेज ये ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। जैसे ही ये डाटा आप फिल करेंगे तो फिर आपका शिक्षा संस्थान, आपके कॉलेज का नाम रहेगा, फिर यहाँ पे कैप्चा रहेगा, यहाँ पे टिक करके यहाँ पे अपडेट कर देना होता है। ठीक है, तो इनकी ये सारी चीज़ें सही है। यहाँ पे इनकी बस समस्या आ रही है, ये जो शैक्षणिक वाला ऑप्शन है तो इसमें से इनकी समस्या आ रही है, जो इनवैलिड की समस्या आ रही है। और इस चीज़ को लेकर के चूँकि बच्चों के पास जानकारी होती नहीं है कि कैसे फिलअप करेंगे, क्या फिलअप करेंगे, क्या फिलअप होगा, और अदरवाइज इसके अलावा जितनी जानकारी है जैसे कि एनपीसीआई का वेरिफिकेशन हो गया, तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जिन बच्चों का पहले भी स्कॉलरशिप का पैसा एनपीसीआई के थ्रू आता था, पहले से ही एनपीसीआई था, तो उनका ऑटोमेटिक वहाँ पे एनपीसीआई का वेरिफिकेशन हो जा रहा है। मैंने लगभग 40 बच्चों का किया, उसमें 12-13 बच्चों का एनपीसीआई ऑटोमेटिक हो जा रहा था। मतलब उस ऑप्शन पे क्लिक ही नहीं करना था, उससे ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होगा, आधार ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उनका कहिए कि ऑटोमेटिक वो ऑप्शन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ग्रीन नहीं होगा, पहले कंप्लीट हो जाएगा। जब पूरा ऑप्शन जांच हेतु आवेदन को प्रिंट करेंगे, उससे पहले संशोधित करेंगे, वो ऑप्शन करेंगे, तब सारे ऑप्शन आपके ग्रीन हो जाएंगे। तो उसको अगर आपका डायरेक्ट हो जा रहा है तो आपको मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए किसी बच्चे के साथ डायरेक्ट हो गया, उनका डायरेक्ट एनपीसीआई का लिए कि टिक दिखाने लगा, तो उनको घबराना नहीं है कि मेरा डायरेक्ट कैसे हो गया, मैंने तो किया ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। वो आपका पहले से ही मान लीजिए कि एनपीसीआई से वो ऐड है, आपका हो सकता है आप रिन्यूअल करना है तो हो सकता है आपका पिछली बार जो है पैसा एनपीसीआई के थ्रू ही आया होगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए पाठ्यक्रम के प्रकार में ये पहले से सिलेक्ट होंगे, 3 ऑप्शन आपके पहले सिलेक्ट होंगे। अगर यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स, सिलेक्ट ब्रांच का ऑप्शन आपके में नहीं आ रहा है तो ये आपके कॉलेज से कहिए कि कुछ डाटा अभी अपडेट नहीं किया गया है, वेबसाइट पे यूपी स्कॉलरशिप विभाग को डीडब्ल्यूओ को नहीं दिया गया है, तो वो जब अपडेट किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली होंगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, अपने स्तर से आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप मतलब ये सारी चीज़ें आपके कॉलेज वाले ही करेंगे। जब कॉलेज वाले अपडेट करेंगे विभाग की वेबसाइट पर, तब सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा, किस साल है तो मतलब कि तीसरे साल है, ऊपर वाला है। अगर मान लीजिए दूसरे साल है तो ऊपर 2 रहेगा और नीचे 3 रहेगा। 3 साल का कोर्स है, दूसरे साल में है, तीसरे साल में है तो 3-3 है। फिर से यहाँ पे दिख रहा होगा वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, मतलब कि फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन कब हुआ था। अब देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि। ठीक है, तो यहाँ पे इनका दिखा रहा है 11/12/2022। यहाँ पे इसी को लेकर के यहाँ पे समस्या आ रही है। ये जो समस्या आ रही है इनवैलिड डेट इंटर करंट सेशन डेट इट शुड बी आफ्टर 1/7/2023, तो इसी को लेकर के समस्या आ रही है। चूँकि एडमिशन इस साल आपका यानी कि इन्होंने सेकेंड ईयर के एडमिशन का डेट भरा है। ठीक है, सेकेंड ईयर मतलब चूँकि ये फाइनल ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, तो इन्होंने भरा क्या है, सेकेंड ईयर के एडमिशन का डेट भरा है, जबकि यहाँ पे फाइनल ईयर का रहेगा। जबकि इनका फाइनल ईयर का है 11/12/2023 इनके फाइनल ईयर का। और यहाँ पे बोर्ड का कहिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जो भी होगी यहाँ सिलेक्ट कर लेना है आपको। ये आपका ऑप्शनल होता है, अगर है तो भर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। कैप्चा फिलअप करना है, यहाँ पे टिक करके यहाँ पे सबमिट करना होता है। ठीक है, तो इनका यही डेट ये जो है इनका 2023 रहेगा। इसी के चलते इनका जो कह लीजिए कि डाटा है वहाँ पे ऊपर इनवैलिड बता रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें फिलअप करके, फिर कैप्चा फिलअप करके फिर देखते हैं वहाँ पे इनका जो इनवैलिड की समस्या आ रही थी वो शायद हट जाए। ठीक है, और इसी को लेकर के वो समस्या आ भी रही थी। अब देखिए सारी चीज़ें फिलअप कर ली गई, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब देखिए वो समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इनवैलिड वाली जो समस्या थी यहाँ पे लाइव करके मैं दिखा रहा हूँ, आप सारी चीज़ें देखेंगे। और जब चूँकि बच्चों के पास जानकारी होती नहीं है, कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें भर देते हैं और बाद में जब समस्या आती है तब व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। तो मैंने चूँकि अब देखिए जितना मैं कोशिश करता हूँ जितना फिर हो जाए, यहाँ देखिए सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है, अब क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो यही समस्या आ रही थी समस्या नॉर्मल सी, लेकिन छोटी सी चीज़ थी और बच्चों के समझ में वो नहीं आती है, वो डायरेक्टली फिलअप करते आगे बढ़ते जाते हैं और इस तरीके की समस्या वगैरह आती रहती है। तो इसी तरीके से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। अगर इसके अलावा कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी आप जिस भी कोर्स से बिलोंग करते हो, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप कहेंगे तो आपके अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपके कोर्स का स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सभी मेरे प्यारे साथी, इसलिए कि आगे चल कर आपको यहाँ से हर एक प्रकार की अपडेट मिलेगी। जब तक आपका पैसा वगैरह नहीं आ जाता है आपको सारी जानकारी यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो ये अब आपका अपडेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको होम पेज पे चले आना होता है और जितने भी ऑप्शन आपने सही भरे होंगे, अगर सारे ऑप्शन मतलब कि चूंकि सही भरना ही होता है, उसके बाद भी आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपका डायरेक्टली लॉक हो जाए। मैंने की पिछली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है। जैसे ही आप लॉक करेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरे ऑप्शन इनके क्या हो गए हैं, ग्रीन हो गए हैं। अब यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर लेना है, फिर से नीचे जाकर के लॉक कर देना है, अपना डाटा मिलान कर लेना है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और जिन भी बच्चों की इस तरीके के डाउट्स थे, इनवैलिड की समस्या आ रही थी, उनकी समस्या के लिए उनका समाधान मिल गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।